लागत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, ये रिकार्डो के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में दिया गया सिद्धांत है। रिकार्डो ने यह सिद्धांत अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में 1817 ईस्वी में दिया था। किसमें दिया था? पुस्तक था इनका प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये कई बार पूछता है तो ये हमें याद रखना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किस सन में लिखा गया था? तो रिकार्डो द्वारा 1817 में। रिकार्डो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और यह तुलनात्मक लागत का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में दिया गया सिद्धांत है। यदि इसके पहले आपने एडम स्मिथ का सिद्धांत देखा होगा, मैंने वीडियो बनाया है। एडम स्मिथ का सिद्धांत जो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत कहलाता है, जो लागत अंतर विधि पर आधारित है, उसको समझ लेते हैं तो इस सिद्धांत को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। एडम स्मिथ के सिद्धांत को थोड़ा सा हम यहाँ पे एक रिव्यू कर लेते हैं, हल्का सा रिमाइंड कर लेंगे तो ध्यान आ जाएगा। एडम स्मिथ जो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत दिया, वो ये कहते हैं कि दो देश हैं, मान लेते हैं ए और बी है, और यहाँ पे एक वाइन की इकाई और एक क्लोथ की इकाई उत्पादित करना है। तो ए 10 लेबर आवर से एक वाइन और 20 लेबर आवर से एक क्लोथ उत्पादित करता है, जबकि बी 20 लेबर आवर से एक वाइन और 10 लेबर आवर से 1 क्लोथ उत्पादित करता है। तो इसमें ये तुलना किया गया कि एडम स्मिथ ने कहा कि ये निरपेक्ष लागत अंतर विधि लागत अंतर स्थिति है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ए देश को वाइन के उत्पादन करने में ज़्यादा कुशलता है, ज़्यादा एडवांटेज प्राप्त है, क्योंकि वाइन की एक इकाई उत्पादित करने में उसे केवल 10 लेबर आवर्स लग रहे हैं, जबकि क्लोथ का एक इकाई उत्पादन करने में 20 लेबर आवर लग रहा है। तो इसका मतलब कि वो उसे वाइन के उत्पादन में स्पेशलाइज करना चाहिए, वाइन के उत्पादन में अपने सारे संसाधन को लगाना चाहिए। और यहाँ साफ दिख रहा है कि बी को क्लोथ के इकाई के उत्पादन करने में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, वो 10 लेबर आवर में ही एक क्लोथ का उत्पादित कर दे रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ए को वाइन के उत्पादन में सारे रिसोर्स लगा देना चाहिए और बी को क्लोथ के उत्पादन में सारे रिसोर्स लगा देना चाहिए, और एक दूसरे के ट्रेड द्वारा एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर लेना चाहिए। जैसे बी क्लोथ का केवल उत्पादन करेगा तो वाइन ए से मंगा लेना चाहिए, और ए केवल वाइन का उत्पादन करेगा तो क्लोथ बी से इंपोर्ट कर लेना चाहिए, और वाइन बी को वाइन ए से मंगाना चाहिए। ये उन्होंने बताया। अब रिकार्डो ने बताया कि यदि लागत में एब्सोल्यूट अंतर ना भी हो, ये तो एब्सोल्यूट दिख रहा है, एब्सोल्यूट अंतर ना भी हो तो भी कंपैरेटिवली यदि उसके उत्पादन में कम लागत आ रहा है, यानी कि कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज उसे जिस उत्पादन में प्राप्त है उसका उत्पादन कर सकता है वो, यदि एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं है तो। यही थोड़ा सा हमें समझना है एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव लागत अंतर में। तो एब्सोल्यूट तो एडम स्मिथ ने बता दिया। अब एडम स्मिथ रिकार्डो ने कहा कि कंपैरेटिवली, जैसे यदि बी को वाइन के उत्पादन में के लिए 8 लेबर आवर्स और 10 लेबर आवर्स लग रहा है क्लोथ के उत्पादन में। अब यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज बी को प्राप्त है दोनों वस्तुओं में। पहले तो केवल क्लोथ में था, अब दोनों में है, क्लोथ और वाइन दोनों उत्पादन में उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है। लागत अंतर में एब्सोल्यूट अंतर दिख रहा है कि एक की तुलना में दोनों में कम लेबर आवर से उत्पादित कर ले रहा है। तब क्या व्यापार करना चाहिए? इसको रिकार्डो ने कहा कि इस स्थिति में भी व्यापार करना चाहिए, और ऐसी स्थिति में भी दोनों देशों को लाभ होगा। कैसे? तो उन्होंने कहा कि कंपैरेटिवली जिस वस्तु में उससे ज्यादा एडवांटेज है उसका उत्पादन करना चाहिए। तो चित्र को देख के हमको समझ में आ रहा है कि बी देश को कंपैरेटिवली क्लोथ के उत्पादन में ज्यादा एडवांटेज प्राप्त है, क्योंकि इसमें देख लेते हैं कि दोनों देशों में ये डबल का अंतर आ रहा है, 10 लेबर आवर या 20 लेबर आवर, तो ये डबल का अंतर है। जबकि वाइन के उत्पादन में 8 लेबर आवर लग रहा है बी द्वारा और ए द्वारा 10 लेबर आवर, यानी कि डबल का अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो कंपैरेटिवली बी ज्यादा एडवांटेज में है क्लोथ के उत्पादन में, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अंतर है, लागत अंतर यहाँ बहुत ज्यादा है, यानी कि कंपैरेटिवली एडवांटेज उसको इस क्लोथ के उत्पादन में बी को ज्यादा मिल रहा है, और ए को कंपैरेटिवली कह सकते हैं डिसएडवांटेज। यदि समझना हो तो डिसएडवांटेज, क्योंकि यहाँ 2 ही का अंतर है और जबकि यहाँ 10 का अंतर, तो कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज कम हो रहा है उसको वाइन के उत्पादन में। यही पूरा इस चैप्टर का मूल बेस है। तो ये हम यहाँ यदि ये समझ गए तो आगे हम समझ लेंगे। तो ए इस स्थिति में भी ए वाइन का उत्पादन कर लेगा और बी क्लोथ का उत्पादन कर लेगा, और दोनों ट्रेड कर लेंगे, तो टोटल वर्ल्ड का टोटल आउटपुट भी बढ़ जाएगा और दोनों देशों को लाभ भी होगा, बेनिफिट भी होगा। इसी को हमें समझना है। इस सिद्धांत को इसलिए तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो इसलिए तुलनात्मक लागत का सिद्धांत या तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत रिकार्डो ने दिया अपनी पुस्तक में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817। ये दोनों क्लासिकल
थियरी थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल थियरी थे, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे इसमें अब समझते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में, इस थियरी में क्या क्या हमें मेन रूप से देखना है। सिद्धांत की मान्यताएं हैं। मान्यताएं ये हैं कि होमोजीनियस लेबर होमोजीनियस है, प्रत्येक लेबर की इकाई एक ही तरह की है, हर लेबर एक दूसरे के बराबर है और एक दूसरे के बिल्कुल एक समान इफिशिएंट है। समरूप वस्तुओं की प्रत्येक इकाई एक ही रूप, रंग, एक ही क्वालिटी की है, और सभी इकाइयां एक तरह की हैं। हर जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसकी प्रत्येक इकाई एक ही तरह की है, बिल्कुल रूप, रंग, क्वालिटी सब एक तरह की है, ये मान लिया गया है इस सिद्धांत में। उत्पत्ति समता नियम लागू होता है इस सिद्धांत में। प्रत्येक इकाई के उत्पादन में जो कॉस्ट लगना है वो कॉस्ट एक समान रहता है। इसको हम कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट हमेशा सेम रहता है, बराबर है। प्रत्येक इकाई का कॉस्ट एक समान है, इसलिए हम कह सकते हैं एवरेज कॉस्ट एक समान है। तो एवरेज कॉस्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। तो इसको इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू इसके लागू होगा। तो इन्होंने कहा कि उत्पत्ति समता नियम लागू हो रहा है। देश के अंदर श्रम पूर्ण गतिशील है, परंतु दो देशों में शून्य, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर इनसाइड द कंट्री। देश के अंदर श्रम पूरी तरह से गतिशील है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई लागत नहीं लगता है, कोई उसका उत्पादकता ह्रास नहीं होता है, और जितना उत्पादन जिस कुशलता से एक वस्तु का करता है उतनी कुशलता से दूसरी वस्तु का भी उत्पादन वो कर लेता है। परिवहन लागत शून्य है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब सामान उत्पादित होता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है, ढुलाई लागत, तो वो यहाँ पे जीरो मान लिया गया है ताकि सिद्धांत को बनाया जा सके, सिद्धांत को लागू किया जा सके। तो ये 5 मान्यताएं हैं, इन 5 मान्यताओं के आधार पर यह सिद्धांत खड़ा होता है। हर सिद्धांत को बनाने के लिए उसके पीछे कुछ एजम्पशन लिए जाते हैं, उसी एजम्पशन के आधार पर सिद्धांत डेवलप किया जाता है। तो ये एजम्पशंस हैं, इसको ठीक से देख लेना है। अब सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे पहला है उत्पादन में विशिष्टता। उत्पादन में विशिष्टता या स्पेशलाइजेशन। जब कोई देश, मान लेते हैं कि यूएसए क्लोथ में स्पेशलाइज करता है और ब्राजील वाइन में स्पेशलाइज करता है, तो इसका मतलब यह है कि यदि तुलनात्मक रूप से लाभ यूएसए को क्लोथ में मिल रहा है और ब्राजील को तुलनात्मक रूप से लाभ वाइन में मिल रहा है, तो अपने सारे संसाधन यूएसए अपने देश में क्लोथ के उत्पादन में लगाएगा और ब्राजील अपने सारे संसाधन वाइन के उत्पादन में लगाएगा, और इसलिए इस उत्पादन में उसे स्पेशलाइज कर जाएगा। उसी उत्पादन के साधन में उत्पादन में वह देश स्पेशलाइज कर जाएगा। क्योंकि हर देश कुछ खास प्राकृतिक संसाधनों के मामले में संपन्न होता है। किसी देश में कोई, जैसे ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम पाया जाता है, अरब देशों में कच्चे तेल पाए जाते हैं, तो हर देश अपने कुछ खासियत होता है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उन संसाधनों के आधार पे वह देश जिस वस्तु का कम दाम में उत्पादन कर लेता है उसको हम स्पेशलाइज करते हैं। उस उत्पादन में वह देश स्पेशलाइज हो जाता है, विशिष्टता को हासिल कर लेता है, और इस कारण उस वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत कम होती जाती है, यानी कि वह ज्यादा लाभ कमा सकता है। निर्यात वह वस्तुओं का करेगा वो जिसमें उसे तुलनात्मक रूप से लागत न्यूनतम लागत हो, यानी कि तुलनात्मक लाभ अधिक हो, एडवांटेज कंपैरेटिवली एडवांटेज ज्यादा हो। और आयात उस वस्तु का कोई भी देश करेगा जिसमें तुलनात्मक लागत अधिक हो। तो इस वस्तु को न बना के जिसमें उसे तुलनात्मक रूप से, अभी हमने पीछे देखा जिसमें एक को तुलनात्मक रूप से क्लोथ का में उत्पादन लागत ज्यादा आ रहा था, तो वह उस वस्तु को न बना के वाइन को बना रहा था और क्लोथ का इंपोर्ट कर ले रहा था। जैसे यूएसए वाइन का इंपोर्ट कर लेगा और ब्राजील क्लोथ का इंपोर्ट कर लेगा, तो इसलिए वह देश जो भी देश बना रहा है जिसमें उसे तुलनात्मक रूप से डिसएडवांटेज कम हो रहा है उस वस्तु को वो आयात कर लेगा, और जिसमें एडवांटेज उसको ज्यादा हो रहा है उस वस्तु का वो निर्यात करेगा। तो ये सिद्धांत की मुख्य बातें हैं। अब इस सिद्धांत को समझते हैं कि कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा और किस तरह से देश को लाभ होगा, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रूप से 2 आधार है। एक तो उन्होंने माना कि वस्तु का मूल्य उसमें लगे श्रम के समय पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का निर्माण लेबर टाइम के द्वारा होता है, तो लेबर टाइम ही उसके लागत का मूल आधार हो गया, और उसकी कीमत भी लेबर टाइम के हिसाब से तय होगा। जितना लेबर टाइम यानी कि जितना कॉस्ट आएगा लेबर टाइम के हिसाब से, उतना उस वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। जाहिर सी बात है, यदि किसी वस्तु के बनाने में एक्स के इकाई बनाने में मान लेते हैं 20 लेबर टाइम लगा है, यानी कि 20 रुपये दिया गया है उस लेबर को, तो उसकी कीमत इसी आधार पर होगा, 20 हो गया 25 होगा, इसी के आधार पर होगा। तो एक तो ये माना गया कि जो वस्तु का उत्पादन है वो लेबर आवर के आधार पर हो रहा है। दूसरा ये कि लागतों में तुलनात्मक अंतर, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, लागतों में तुलनात्मक अंतर है, तुलनात्मक रूप से अंतर है। अभी ठीक जो शुरुआत में हमने अभी देखा उसी तरह का यहाँ पे उदाहरण अब थोड़ा टेबल के हिसाब से लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। यदि उसे समझ रखे होंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे दिया है कंट्री, 2 कंट्री है यूएसए और ब्राजील, इन दोनों के बीच में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कराएंगे और देखेंगे किस तरह से लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। तो लेबर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे है, लेबर यूनिट कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन एक इकाई वाइन का और एक इकाई क्लोथ का दिया गया है दोनों देशों में कैसे कैसे है। तो यूएसए में लेबर आवर 120 लेबर आवर से एक वाइन बनाता है और 100 लेबर आवर से एक क्लोथ बनाता है, जबकि ब्राजील 80 लेबर आवर से ही एक वाइन बना लेता है और 90 लेबर आवर से एक क्लोथ बना लेता है। तो यहाँ यदि एडम स्मिथ के नज़र से देखें तो एडम स्मिथ के हिसाब से निश्चित रूप से ब्राजील को दोनों वस्तुओं में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और दोनों में उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन रिकार्डो के अनुसार तुलनात्मक रूप से जिसमें उसे ज़्यादा एडवांटेज प्राप्त है उसमें वह स्पेशलाइज करेगा, उस वस्तु के उत्पादन में उसे करना चाहिए स्पेशलाइज, और उसी वस्तु का उत्पादन करके दूसरी वस्तु इंपोर्ट कर लेना चाहिए, उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ब्राजील को जैसे यहाँ पे कितना है 80 और यहाँ पे 90, तो वाइन के मामले में उसे यहाँ पे गैप ज़्यादा है। देखें तो 120 यूएसए ले रहा है, 80 ब्राजील ले रहा है, यानी कि 40 का गैप है। तो 40 का गैप है, इसका मतलब उसे कंपेरेटिवली एडवांटेज वाइन के उत्पादन में ज़्यादा है, जबकि क्लोथ के उत्पादन में कंपेरेटिव एडवांटेज कम है तो इस दोनों में है, तो दोनों में उसे बेनिफिट मिल रहा है। यूएसए से दोनों मामलों में वो कम पे उत्पादन कर ले रहा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से, इसलिए सिद्धांत का नाम कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है। तुलनात्मक रूप से उसे वाइन में, ब्राजील को वाइन में एडवांटेज प्राप्त है, तो इसलिए वाइन के उत्पादन में वो ध्यान देगा। और यूएसए को तुलनात्मक रूप से कम डिसएडवांटेज क्लोथ में है, क्योंकि क्लोथ में 10 ही का अंतर है, तो इसलिए यूएसए यदि वाइन को बनाता है तो ज़्यादा लॉस मिलेगा, तो वो क्लोथ को बनाने में अपना फोकस करेगा और वाइन को ब्राजील बनाने में फोकस करेगा, और ब्राजील क्लोथ को मंगा लेगा, इंपोर्ट कर लेगा अपने यहाँ और एक्सपोर्ट कर देगा वाइन का यूएसए को। तो इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे। अब इन संबंधों में सबसे जरूरी बात होता है कि हम डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज देख लें, ताकि व्यापार का जो दर है, जो किस दर पे व्यापार होगा, कितने क्लोथ के बदले हर वस्तु की जैसे कीमत होती है, इसीलिए इसी तरह से हर वस्तु का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक दर होता है, एक्सचेंज रेट होता है। तो वो किस एक्सचेंज रेट पर दोनों देश तैयार होंगे, क्या रेट ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए ताकि दोनों देशों को लाभ होगा, वो जानने के लिए हमें डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज जानना जरूरी है। तो डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? घरेलू व्यापार, घरेलू विनिमय की दर। डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब घरेलू विनिमय का दर। तो ये बताता है कि देश के अंदर वो यदि वस्तु का उत्पादन करेगा तो वो कितना, उसे एक तरह से अवसर लागत को बताता है, कितना उसका अवसर लागत खर्च होगा। यदि जैसे यूएसए एक क्लोथ बनाता है तो वह एक्सचेंज रेट कितने के बराबर होगा? 0.83 वाइन के, यानी कि एक क्लोथ का कॉस्ट उसके देश में 0.83 वाइन, यानी कि 0.83 वाइन उसका नुकसान होगा यदि एक क्लोथ को बनाता है, या उसके उल्टा यदि 0.83 वाइन बनाता है तो एक क्लोथ का नुकसान होगा। क्योंकि वो क्लोथ बना रहा है तो इसलिए 0.83 वाइन का नुकसान होगा। ये 0.83 उसका अपॉर्चुनिटी कास्ट हो गया, अवसर लागत, क्योंकि हम जानते हैं अवसर लागत क्या बताता है? एक इकाई किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए अन्य वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, वही उस साधन का अवसर लागत हो जाता है। तो घरेलू रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? 1C/0.83 वाइन, यानी कि एक क्लोथ उसे अपने देश में बनाना है तो 0.83 वाइन का उसका नुकसान होगा, लॉस होगा, क्योंकि अपने देश में वो क्लोथ को उत्पादन करने में सारे संसाधनों को लगाया जाएगा। तो ये डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज है, और आगे अभी और समझ में आ जाएगा जब आगे बढ़ेंगे तो। और ब्राजील में रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक क्लोथ के बदले 1.125 वाइन, यानी कि वो वाइन का उत्पादन करता है तो 1.125 उत्पादन वाइन का करेगा, तब एक क्लोथ का उसे नुकसान होगा, एक क्लोथ का नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कि 1.125 वाइन उत्पादित करने में उसे 1 क्लोथ का उसको अवसर लागत चुकाना पड़ रहा है, अपॉर्चुनिटी कास्ट, यानी कि 1 क्लोथ का उत्पादन उसका नहीं होगा, तब जाकर के 1.125 वाइन उत्पादन होगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तब समझेंगे। तो ये इसका डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि बिफोर ट्रेड, यदि ट्रेड नहीं होता तो कितना उत्पादन होगा? तो यूएसए एक इकाई करेगा, ब्राजील एक, और यूएसए क्लोथ का एक इकाई और इसका एक इकाई, और दोनों का 2-2 इकाई करके, और टोटल 4 हो जा रहा है ना? दोनों का 2 यहाँ इक्वल टू 4, टोटल कितना उत्पादन हो रहा है? 4। ठीक है, तो ये टोटल उत्पादन कितना होगा? 4। यदि ट्रेड नहीं होता है तो एक इकाई। यदि ट्रेड कर लेते हैं तब क्या होगा? ट्रेड करेंगे तो यूएसए को कंपैरेटिवली एडवांटेज किसमें है? क्लोथ में। तो अपने सारे संसाधन को क्लोथ में लगा, इसी को कहते हैं कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। सारे संसाधन को क्लोथ में लगा देगा, और क्लोथ में टोटल कितने संसाधन हो जाएंगे? तो 220। और ब्राजील अपने सारे संसाधनों को किस में लगा देगा? वाइन में, और कितने हो जाएंगे टोटल लेबर और 170। तो इस प्रकार से जो उत्पादन होगा वो क्लोथ का कितना उत्पादन हो जाएगा? एक यूनिट के लिए 100, तो 220 के लिए 220 में यदि हम 100 से भाग दे देंगे तो ही यूनिट का उत्पादन होगा।
2, और 1 इकाई वाइन के उत्पादन करने में ब्राजील में 80 लेबर आवर लग रहा है, तो 170 में 80 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.125। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे यानी कि क्या क्या है, तो 2.125 ये क्या है, वाइन हो गया, और 2.2 ये हो गया क्लोथ। तो टोटल उत्पादन कितना हो जाएगा, 4.325। ये टोटल उत्पादन हो गया। तो टोटल उत्पादन बिफोर ट्रेड 4 है, जबकि आफ्टर ट्रेड 4.325 है। तो इसलिए बिफोर ट्रेड की तुलना में आफ्टर ट्रेड टोटल उत्पादन भी बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ट्रेड करने में ही विश्व को भी भलाई है, इनकी टोटल प्रोडक्शन ओवर द वर्ल्ड बढ़ जा रहा है। तो ये यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें हैबरलर का लागत सिद्धांत को भी हम थोड़ा सा कभी कभी पूछ देता है कि हैबरलर का औसत लागत सिद्धांत क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो हैबरलर ने कहा कि यदि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे, चूंकि हम देखे होंगे अभी पीछे की जो भी हमने उत्पादन दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि लेबर आवर्स के मामले में लेबर आवर्स इतना लग रहा है तब उसका उत्पादन इतना हो रहा है। तो इसमें यदि हम अपॉर्चुनिटी कास्ट को, अवसर लागत को जोड़ दें, लेबर आवर की जगह पे अवसर लागत को यदि हम शामिल करके तब अध्ययन करें, तो भी रिकार्डो के जो सिद्धांत थे, जो रिकार्डो का निष्कर्ष था, कंक्लूजन था व्यापार थ्योरी का, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हैबरलर ने ठीक से समझाया और बताया कि सिद्धांत के निष्कर्ष पे, सिद्धांत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिद्धांत वैसा ही रिजल्ट देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अवसर लागत को निकालना हो, यानी कि एक वाइन का अवसर लागत कितना होगा, तो 120/100, 100 क्लोथ का है, 120/100 1.2 अवसर लागत होगा। यानी कि एक यूनिट वाइन का उत्पादन करने में 1.2 अवसर लागत है, 1.2 क्लोथ का उत्पादन नहीं होगा तब वाइन का एक उत्पादन होगा, एक इकाई, कहने का मतलब ये। और इसका अवसर लागत क्या होगा, 100/120, तो इसका आएगा 0.83। यानी कि एक क्लोथ का उत्पादन करने में 0.83 वाइन का लॉस होगा तब एक क्लोथ का उत्पादन होगा। यानी कि एक क्लोथ का उत्पादन का अवसर लागत 0.83 है। इसी प्रकार से ब्राजील में जो अवसर लागत है वो है 0.88। ये बताता है कि 0.88 अवसर लागत है एक वाइन का ब्राजील में, और क्लोथ के मामले में यह 1.12 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.12 निकलेगा। यह अवसर लागत है एक क्लोथ का, ब्राजील में एक क्लोथ का अवसर लागत 1.12 है। तो इसके आधार पर भी हम देख रहे हैं कि यूएसए में अवसर लागत क्लोथ का कम है, वाइन का ज्यादा, 1.2 है, 0.83 है। तो क्लोथ के उत्पादन में लगाएगा अपने संसाधनों को कौन, यूएसए। ठीक है, यूएसए क्लोथ का उत्पादन करेगा, और ब्राजील का जो अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है, वो 0.88 है, और वाइन का और क्लोथ का ज्यादा है, 1.12 है वाइन है। तो इसका मतलब 0.88 कम है, तो ब्राजील उत्पादन करेगा वाइन का। यही निष्कर्ष पीछे भी हमने निकाला। तो इस प्रकार से अवसर लागत को भी यदि हम शामिल कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कास्ट को भी शामिल कर लेते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के आधार पे, तो भी रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो सेम रिजल्ट देता है। यानी कि यूएसए क्लोथ का ही उत्पादन करेगा और ब्राजील वाइन का ही उत्पादन करेगा, ये हमने देखा। अब आते हैं रिकार्डो के थ्योरी पे वापस। रिकार्डो कहते हैं तो रिकार्डो का भी हमने देखा कि यूएसए क्लोथ के उत्पादन में सभी ऑल लेबर डिप्लॉय इन क्लोथ प्रोडक्शन, क्लोथ के प्रोडक्शन में सारे संसाधनों को वो कर देगा, लगा देगा, और केवल क्लोथ का उत्पादन करेगा। ब्राजील केवल वाइन का उत्पादन करेगा, सभी संसाधनों को लगा देगा। और कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कहते हैं कि वह देश जिस वस्तु के संबंध में उसे कंपैरेटिवली एडवांटेज है वो वस्तु में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कर जाएगा। तो ये मुख्य निष्कर्ष निकल के आते हैं। तो हमने देखा कि क्लोथ का उत्पादन यूएसए और ब्राजील वाइन का उत्पादन करेगा, और फिर दोनों ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे हम एक रेट ऑफ एक्सचेंज तय करने के लिए और देशों के बीच ट्रेड कराने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ 10 डेज, 10 दिन के लेबर आवर में कितना उत्पादन देश करता है। तो 10 दिन के लेबर आवर में यदि वाइन की बात करें, यूएसए में वाइन 15 और क्लोथ 10 उत्पादन होगा, ब्राजील में 45 10 डेज लेबर में वाइन उत्पादन होगा, और 20 क्लोथ उत्पादन कर सकता है मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है कि यूएसए यदि 10 डेज लेबर को, सारे लेबर को वाइन में लगा दे तो 15 वाइन उत्पादन करेगा, क्लोथ 0। यदि क्लोथ में लगा दे केवल 10 उत्पादन करेगा। इस प्रकार ब्राजील 45 करेगा यदि सारा लेबर लगा देगा वाइन में, तो और यदि क्लोथ में सारे लेबर को लगा दे तो 20 कर लेगा। अब यहाँ पे क्लियर है कि ब्राजील वाइन का उत्पादन करेगा, क्योंकि अभी हमने पीछे भी देखा और यहाँ भी दिख रहा है, इसमें 3 गुने का अंतर है। यानी कि उसको एडवांटेज ज्यादा प्राप्त है कंपैरेटिवली यूएसए से है, तो दोनों में एडवांटेज, दोनों में ज्यादा उत्पादन कर रहा है। यहाँ क्लोथ में भी 10 अब यूएसए कर रहा है तो ये 20 कर रहा है, यहाँ यूएसए 15 कर रहा है वाइन, तो यहाँ पे 45 कर रहा है ब्राजील। लेकिन वाइन के उत्पादन उससे ज्यादा है, 3 गुना है, यहाँ डबल का ही है, जबकि वाइन के उत्पादन में 3 गुना है। तो ब्राजील वाइन का उत्पादन करेगा और यूएसए क्लोथ का उत्पादन करेगा। ये इनके डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज है। अभी हमने पीछे देखा, एक क्लोथ के बदले 1.5 डब्ल्यू है
वाइन है, यानी कि यूएसए में डोमेस्टिक रेट ऑफ घरेलू विनिमय दर एक क्लोथ के बदले 1.5 वाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए के अंदर एक क्लोथ के उत्पादन के लिए 1.5 वाइन को त्यागना पड़ रहा है, 1.5 वाइन का त्याग कर रहा है, तो एक क्लोथ का उत्पादन कर ले रहा है। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि 1.5 वाइन उत्पादन करना हो तो वह एक क्लोथ का उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब 1.5 क्लोथ वाइन उत्पादित करेगा। ब्राजील में एक क्लोथ का उत्पादन के लिए 2.25 वाइन है, यानी कि 2.25 वाइन उत्पादन करने में एक क्लोथ का लॉस है। ये इनके घरेलू रेट ऑफ एक्सचेंज है। इसका मतलब ये होगा कि यूएस से कभी भी जो विनिमय दर है वो 1.5 वाइन से कम पे नहीं लगेगा। यदि वो एक क्लोथ देता है तो एक क्लोथ के बदले वह 1.5 वाइन से ऊपर ही लेगा, नहीं तो इससे कम पे अपने देश में ही उगा लेगा, क्योंकि एक क्लोथ का लॉस करके 1.5 वाइन अपने देश में उगा लेगा। तो इससे कम से कम ट्रेड कराने के लिए वाइन की 1.5 से अधिक मिलेगा तब वो ट्रेड करेगा। इधर चलते हैं, ये कह रहा है कि वो 2.25 वाइन एक क्लोथ के बदले इससे ज्यादा नहीं देगा, 2.25 वाइन से ज्यादा नहीं देगा, इससे कम देगा तभी इसको लाभ होगा, क्योंकि इतने पे तो अपने देश में ही उगा लेगा क्लोथ, ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं देगा। तो इस दोनों के बीच का ही रेट ऑफ एक्सचेंज तय होगा, यानी कि 1.5 वाइन और 2.25 वाइन किसके बदले, वन क्लोथ के बदले। तो इन दोनों के बीच का जो दर है, जैसे 1.6, 1.7 ये या 2.24, तो इन दोनों के रेंज में एक हमने उदाहरण के लिए एक रेंज है, तो बहुत सारा जगह, लेकिन हमें तो दो देश अपना जो तय करेंगे हम यहाँ उदाहरण के लिए एक अपने तरफ से तय कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज विनिमय की दर तय होता है एक क्लोथ के बदले 2 वाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राजील उनको वाइन देगा, क्योंकि वाइन में स्पेशलाइज कर रहा है, तो ब्राजील जब उनको वाइन देगा तो एक क्लोथ के बदले 2 वाइन देगा, और यूएसए इनको जब क्लोथ देगा तो एक क्लोथ के बदले 2 वाइन लेगा, ठीक है। तो इनको इस दर पे दोनों तैयार हो जाते हैं। ये यहाँ पे क्लियर हो गया, इन दोनों के बीच ही रेट ऑफ एक्सचेंज तय होगा। इंटरनेशनल, घरेलू तो ये है, ये दोनों है, तो घरेलू पे तो तय नहीं होगा, इन दोनों के बीच ही होगा, तो ये होगा। अब इसको थोड़ा सा हम डीपली देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए ये 2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व है। ये यूएसए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हल्का ब्लू जो दिखाई दे रहा है यूएसए लिखा भी हुआ है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बताता है। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन संभावना वक्र पे हमने वीडियो बनाया है बहुत पहले, उसको देख सकते हैं तो समझ जाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। ये बताता है, उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि ये एक क्लोथ की इकाई की एक इकाई उत्पादन करने के लिए कितना उसे वाइन की इकाई छोड़नी पड़ेगी, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है कि दोनों का उत्पादन किस दर में होगा। एक का उत्पादन बढ़ाना हो तो दूसरे का कितने दर पे घटाना होगा। और ये एक सीधी रेखा है, क्योंकि हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मान लिया है, लागत की समता नियम मान लिया है, तो एक इकाई क्लोथ का बढ़ाने के लिए कितना एक समान वाइन का इकाइयाँ त्यागनी पड़ेगी, कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूएसए का है, और यूएसए यदि सारे संसाधनों को वाइन में लगाता है तो टोटल 15 वाइन उत्पादन करेगा। यदि टोटल इकाइयों लेबर को क्लोथ में लगाता है तो टोटल क्लोथ का 10 इकाई उत्पादित करेगा। ये यहाँ टेबल में भी दिया है। हमने अभी देखा कि उसको क्लोथ के उत्पादन करने में ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए यूएस से क्लोथ का उत्पादन करेगा। और ये ब्राजील का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो दिखा रहा है कि सारे लेबर को लगा दे तो वो 45 इकाई वाइन का उत्पादन कर लेगा, और चूंकि उसे कंपैरेटिवली एडवांटेज वाइन के उत्पादन में है, इसलिए सारे संसाधनों को वाइन में लगा देगा। और यदि सारे संसाधनों को क्लोथ में लगाता है तो अधिकतम 20 इकाई उत्पादन कर सकता है। इन दोनों को बिंदु को मिला ले तो एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन संभावना वक्र मिल जाएगा, जो ये बताता है कि वाइन और क्लोथ की विभिन्न संयोग बन सकते हैं। कुछ वाइन की इकाई उत्पादित करना हो, कुछ क्लोथ की यदि बिना ट्रेड के, तो वो कैसी स्थिति होगी। तो ये है। अब हम दोनों के एक्सचेंज, दोनों के ट्रेड को देखने के लिए इसको यूएसए के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को इस प्रकार से ऊपर ले जाएंगे कि इसके घरेलू रेट ऑफ एक्सचेंज में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि इसको हम चूंकि क्लोथ का उत्पादन करेगा और क्लोथ का व्यापार करेगा, तो इसके इस पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को 20 क्लोथ तक लाएंगे, तो इसके लिए 10 से 20 यानी कि डबल की वृद्धि कर देंगे। यदि लेबर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो यह वक्र शिफ्ट होकर ऊपर की चला जाएगा, और इसको हम इस चित्र में देख सकते हैं कि यह यहाँ से शिफ्ट होकर के और यहाँ आ गया है। इसको हम यदि नाम देते हैं बी, और इसको नाम देते हैं ए, और इसको नाम देते हैं एस, इसको नाम देते हैं हम टी। तो अब नाम हो गया, तो ए बी क्या हो गया, यूएसए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यही डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज भी है। डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज, इसका स्लोप, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप
क्या दिखाता है, डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज को दिखाता है, ठीक है। तो इसका स्लोप में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज इनका वही बना रहे, तो हम इसको इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि इसका इकाई 15 से बढ़ा करके और हम 30 कर दें, डबल कर दें, और इसका भी डबल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो इसके रेट ऑफ एक्सचेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उत्पादन हमने बढ़ा दिया है लेबर को बढ़ा करके। तो ये रेखा ऊपर की शिफ्ट करके और ये ए बी हो गई है। अब देखते हैं, यदि व्यापार से पहले वो 15 वाइन का और 10, ये सीधी रेखा खींच लेना है स्केल से, हमसे नहीं हो पा रहा, तो 10 क्लोथ का और 15 वाइन का उत्पादन करता है व्यापार से पहले, और उसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है, जिसको हम कह सकते हैं कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व यहाँ ई बिंदु पे लगता है। तो व्यापार से पहले 10 क्लोथ का और 15 वाइन का उत्पादन कर रहा है। अब हम यदि व्यापार करा दें, इंटरनेशनल ट्रेड करा दें, तो हमने देखा कि क्लोथ के उत्पादन में स्पेशलाइज करेगा, सारे संसाधन क्लोथ में लगाएगा, अधिकतम क्लोथ उत्पादित करेगा कितना, 20 क्लोथ बनाएगा यूएस से, और 20 क्लोथ बना करके वाइन का 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाइन का उत्पादन। अब क्या करेगा, वाइन को मंगाएगा ब्राजील से, किस रेट पे, तो इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ खींचा गया TB 40 से 20, जो ये बता रहा है कि 20 क्लोथ के बदले 40 वाइन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज कितना है 1 क्लोथ इक्वल टू 2 वाइन, तो 20 क्लोथ के बदले 40 वाइन मिलेगा। तो यानी कि एक क्लोथ के बदले, यानी कि डबल मिलेगा, क्लोथ के डबल मिलेगा, तो 20 क्लोथ के बदले 40 वाइन, ये इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाएगा, TB लाइन ग्रीन कलर से जो खींचा गया है। अब क्या करेगा, क्योंकि यदि उसे जरूरत है 10 क्लोथ की अपने देश में, तो 10 क्लोथ की जरूरत है, तो बाकी का ये 10 क्लोथ एक्स्ट्रा जो है, इसका क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा क्लोथ का, ठीक है, क्लोथ का 10 इकाई एक्सपोर्ट कर देगा, क्लोथ का 10 इकाई एक्सपोर्ट कर देगा। और कितना मंगाएगा, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज ये है TB, तो इस TB लाइन पे हम चले जाएंगे, ये और ये आ जाएगा 20 पर, और ये जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है ये ऊपर की शिफ्ट होकर के ऊपर की ओर E1 हो जाएगा, और इस प्रकार से जो देश का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है वो E1 पे चला जाएगा। वाइन का अब उसे कितना प्राप्त होगा, 20 इकाई 10 क्लोथ दे करके 20 वाइन की इकाई इंपोर्ट कर देगा, 20 वाइन इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो चूंकि एक क्लोथ के बदले 2 वाइन, तो 10 क्लोथ के बदले 20 वाइन, तो 10 क्लोथ ब्राजील भेज देगा और 20 वाइन वहां से मिल जाएगा उसे। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बिफोर ये ई है यहाँ पे, बिफोर ट्रेड क्या था उसकी स्थिति, बिफोर ट्रेड 15 वाइन था और प्लस 10 क्लोथ था। आफ्टर ट्रेड अब 20 वाइन मिल रहा है और 10 क्लोथ तो है, 10 क्लोथ है। तो इस प्रकार से ट्रेड में उसे वाइन की मात्रा बढ़ जा रही है, यानी कि 5 वाइन का एडवांटेज हो जा रहा है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि व्यापार में उसे फायदा हो रहा है बजाय कि व्यापार ना करे। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा आई होप कि किस तरह से इसका व्यापार हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि यूएसए का हमने देख लिया, अब ब्राजील का भी ट्रेड देखेंगे और ट्रेड से किस तरह से उसको फायदा होता है उसको हम देखेंगे। यूएसए का हो गया। अब यूएसए के चूंकि ब्राजील वाइन में स्पेशलाइज कर रहा है, वाइन की वस्तु को बनाएगा सारे लेबर्स को लगाकर, तो हमें वाइन की 45 इकाई के जगह पे बिंदु पे यूएसए के उत्पादन को इस प्रकार से हम बढ़ा दें समझने के लिए इक्विलिब्रियम को या फायदे को, यूएसए ब्राजील के इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए हम यूएसए के उत्पादन को बढ़ा करके और कहाँ तक ले जाएं 45 तक। तो कितना हो गया 15 3 45, 15 में 3 गुना का वृद्धि कर दें तब 45 दोनों का बराबर हो जाएगा यहाँ पे। और चूंकि डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज वही रखना है तो इसलिए क्लोथ के उत्पादन में हमें 3 गुना बढ़ाना होगा। तो इसको कितना तक बढ़ाना होगा 30 तक। ठीक है, तो 45 और 30, तो इस आधार पे हम इसको यदि हम नाम देते हैं ए पॉइंट 45 को, और यहाँ पे हो गया ए बी टी और इसको हम नाम देते हैं सी। तो जो ए सी लाइन है वो यूएसए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, यूएसए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया। याद रहे कि यही डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज को दिखाता है। इसकी स्लोप डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दिखाता है डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये एसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया यूएसए का, 45 और 30 पे आ गया, 30 बिंदु पे आ गया, सी बिंदु पे आ गया 30 इकाई क्लोथ का। और ब्राजील का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो होगा ए बी। ये ब्राजील का इस कलर में ब्राउन कलर में दिखाया गया है, ये ब्राजील का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और यही इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप ही दिखाता है क्या, तो डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज। अब इन दोनों के बीच में ही कोई ना कोई
एक इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज होगा। हमने मान लिया है कि 1 क्लोथ के बदले 2 वाइन एक्सचेंज रेट होगा, यानी कि 1 क्लोथ के बदले 2 वाइन देना पड़ेगा या 2 वाइन के बदले 1 क्लोथ देना पड़ेगा। तो इसके आधार पे हमने जो रेट ऑफ एक्सचेंज खींचा है 45 वाइन के बदले 22.5 क्लोथ, 45 वाइन के बदले 22.5 क्लोथ, तो 22.5 क्लोथ देंगे तो 45 वाइन, यानी कि 22.5 का डबल 45 हो जाएगा। तो 1 सी बराबर 2 वाइन, तो 22.5 क्लोथ मतलब 45 वाइन। तो डबल का अंतर रहना चाहिए। तो ये टी पॉइंट पे क्या दिखा रहा है 22, इसलिए 20 और 25 के बीच में इसको रखा गया है टी पॉइंट को। तो 22.5 क्लोथ आएगा एक्सचेंज रेट। अब आते हैं ब्राजील के ट्रेड पे। हम जानते हैं कि ब्राजील किस में स्पेशलाइज करेगा, वाइन में। 45 इकाई उसे ज़्यादा एडवांटेज, कंपेरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज वाइन के प्रोडक्शन में, सारा लेबर और सारा संसाधन अपने वाइन के उत्पादन में वो लगा देगा और क्लोथ का वो इंपोर्ट कर लेगा और वाइन का एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ पे हम पहले शुरुआत करते हैं बिना ट्रेड के। बिना ट्रेड के यानी कि बिफोर ट्रेड क्या स्थिति है, तो बिफोर ट्रेड में 10 वाइन का मान लेते हैं, उसको जरूरत है, और 15 क्लोथ का और 10 वाइन का उसको जरूरत है, 15 क्लोथ का। ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, कम्युनिटी इंडिफरेंस का जो पीछे हम दिखा रहे थे ये है। तो बिफोर ट्रेड क्या हो गया, 10 वाइन और क्लोथ कितना हो गया प्लस 15 क्लोथ। अब हम चूंकि ट्रेड करा लेते हैं, ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड आते ही ब्राजील क्या करेगा, केवल वाइन के उत्पादन में आ जाएगा, सारे संसाधनों को वाइन में लगा देगा। और कितना वाइन उत्पादन करेगा टोटल, OA या 45 वाइन, ठीक है, टोटल 45, और क्लोथ का उत्पादन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 45 उत्पादन करके और ट्रेड करेगा, अपनी जरूरत का क्लोथ किससे मंगाएगा, USA से। तो USA से उसे क्लोथ की कितनी जरूरत है, मान लेते हैं 15 क्लोथ उत्पादित करता है, तो 15 की जरूरत है उसे, उसकी डिमांड उसके देश में 15 क्लोथ की है। तो 15 क्लोथ पे वो 15 क्लोथ के लिए उसे कितना वाइन देना पड़ेगा, 1 क्लोथ के बदले 2 वाइन देना पड़ रहा है, तो 15 के बदले 30 डबल देना पड़ेगा। तो 30 यहाँ से हम देखते हैं कितना देना पड़ेगा, ये तो 45 का एक गैप है, तो 5 ये है, 5 ये है, ऐसे ही 5 ये है, 5 5 तो 5 10 15 20 25 30, यहाँ पे 30 इकाई आ जाती है। और ये हम यहाँ पे मिला देंगे, ये मान लीजिए E था, E बिंदु पे था, ये E1 पे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, टच कर रही है। तो ये 30 यानी कि इतने 30 इकाई का वो 30 वाइन का क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। 30 वाइन का क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा, किसको, तो USA को। और कितना उससे मंगा लेगा, 15 क्लोथ क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा, आयात कर लेगा, 15 क्लोथ का आयात कर लेगा। तो ये आफ्टर ट्रेड क्या स्थिति हो गई, तो 15 वाइन बच गया, इसके बाद इसको ये वाइन उसका बच गया, तो 15 वाइन हो गया और प्लस 15 क्लोथ हो गया। तो यहाँ उसे 5 वाइन का बेनिफिट हो गया इंटरनेशनल ट्रेड में। बिफोर ट्रेड क्या था, तो 10 वाइन था, 15 क्लोथ था। आफ्टर ट्रेड 15 वाइन 10 क्लोथ हो गया, 15 क्लोथ हो गया। तो ये तो सेम रहा, लेकिन वाइन की मात्रा बढ़ गई, 5 वाइन बढ़ गया, तो ये उसका एडवांटेज हो गया बिकॉज ऑफ ट्रेड के से उसे 5 वाइन का एडवांटेज हुआ। तो हमने अभी पीछे देखा कि USA को भी 5 वाइन का एडवांटेज हुआ था और ब्राजील को भी 5 वाइन का एडवांटेज होगा। जरूरी नहीं कि 5 वाइन का ये एडवांटेज हो, ये उसे हो सकता है कि क्लोथ के रूप में हो एडवांटेज, या वाइन के रूप में हो, कितना उसके घरेलू मांग है, कितना वो डिमांड है वाइन की, कितना क्या है, तो उस हिसाब से वो अपना एक्सचेंज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं अपनी डिमांड के हिसाब से। तो इस प्रकार से केवल हमें ये जानना है कि किस तरह से लाभ होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये ब्राजील 15 क्लोथ का इंपोर्ट कर रहा है और 30 वाइन का एक्सपोर्ट करके 15 क्लोथ का इंपोर्ट कर ले रहा है और उसको बेनिफिट हो जा रहा है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। दोनों देशों के ट्रेड को अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग चित्र के माध्यम से समझा। अब हम इस चित्र में दोनों देशों के ट्रेड को एक साथ समझ लेंगे, देख लेंगे, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाइन इस वाई अक्ष पे दिखाया गया, इस अक्ष पे क्लोथ, जैसा कि हम पीछे भी दिखाते आए हैं। यहाँ पे ये ब्राउन कलर का ब्राजील का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हम जानते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप, अभी हमने बताया, डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज दिखाता है, ये ई लगाना है, स्लोप डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज को दिखाता है, इसका स्लोप, यानी कि ये बता रहा है कि इसका स्लोप जितना ही कम होगा उतना ही कॉस्ट का, ब्राजील के लिए क्लोथ का जो कॉस्ट है वो कम होगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्लोथ
का उत्पादन करेगा, यानी कि क्लोथ उसके लिए ज़्यादा उत्पादन करेगा। ऐसे भी देखने में आ रहा है कि वाइन यदि क्लोथ का OB1 इकाई त्याग करके केवल वाइन का उत्पादन करता है तो OB उत्पादन कर पाएगा, यानी कि OB इज लेस देन OB1, यानी कि अधिक एडवांटेज को क्लोथ के उत्पादन मिलेगा। इसी प्रकार से वाइन के उत्पादन में देख लेते हैं। वाइन का उत्पादन में यूएसए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखते हैं। यूएसए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये है, हल्का ब्लू वाला कलर का। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका स्लोप इसके डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज को दिखाता है और इसका स्लोप अधिक है। स्लोप अधिक है, इसका मतलब इसके लिए क्लोथ ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, उत्पादन करना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। वाइन का कॉस्ट उसके लिए कम पड़ेगा। और चित्र में भी दिख रहा है कि यदि क्लोथ केवल बना रहा है वो, तो क्लोथ का केवल बनाने में उसको केवल ज़्यादा से ज़्यादा OU1 क्लोथ बना पाएगा यदि वाइन का प्रोडक्शन जीरो कर दे तो। और यदि केवल वाइन का प्रोडक्शन करता है, क्लोथ का प्रोडक्शन जीरो कर दे, तो केवल वाइन का प्रोडक्शन करे तो OU उत्पादन करेगा। तो OU इज ग्रेटर देन OU1, ठीक है। तो इसलिए वाइन के उत्पादन में उसे स्पेशलिस्ट हासिल होगा, स्पेशलाइज करेगा और वाइन का उत्पादन करेगा। तो इतना हमें समझ में आ गया कि इनके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ही पता चल गया कौन सा देश किस वस्तु का उत्पादन करेगा। तो ब्राजील किसका, क्लोथ का उत्पादन करेगा और यूएस से उत्पादन करेगा वाइन का, यह हमने मान लिया है। तो वाइन का उत्पादन करेगा यूएस से। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज इन दोनों रेखाओं के स्लोप के बीच का जो रेखा होगा, जो इन दोनों के डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज, दोनों के डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज के बीच का होगा। इतना तो हमें पता चल गया कि ब्राजील क्लोथ बनाएगा और यूएस से वाइन बनाएगा और दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे। ये ग्रीन लाइन UB1 क्या है, इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर, जिस दर पे दोनों व्यापार करेंगे। अब पहले हम लेते हैं ब्राजील के। ब्राजील यदि क्लोथ का उत्पादन में सारे संसाधनों लगाता है तो मैक्सिमम कितना उत्पादन करेगा, OB1। क्लोथ उत्पादन से पहले मान लेते हैं कि वो यहाँ पे है, यानी क्लोथ का OC और वाइन का OW CW उत्पादन करता है, ठीक है। क्लोथ का, ब्राजील क्लोथ का कितना उत्पादन करता है, क्लोथ का OC और वाइन का CW, ठीक है। अब यदि हम इंटरनेशनल ट्रेड को शामिल कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ब्राजील का डिमांड है OC क्लोथ का है। और चूंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो ब्राजील केवल क्लोथ बनाएगा, यानी कि OB1 क्लोथ बनाएगा टोटल। OB1 क्लोथ बनाने में CB1 वो एक्सपोर्ट कर देगा, क्योंकि उसके यहाँ जो डिमांड है क्लोथ की OC है। तो एक्स्ट्रा जो CB1 है इसका वो क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा। किसका एक्सपोर्ट करेगा, क्लोथ का। किसके द्वारा एक्सपोर्ट हो रहा है, ब्राजील के द्वारा, ठीक है। अब इतना एक्सपोर्ट कर देगा तो उसे कितना मिलेगा, वाइन। तो इस रेखा पे हम चलेंगे, इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज पे। इसी रेखा पे आगे जब जाएंगे तो ये होगा W1 वाइन। तो इतना उसे मिल जाएगा, ये इंपोर्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, वाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को इस इधर से भी हम दिखा सकते हैं, सेम चीज दिखाएगा। ये क्या हो गया, ये इतना दूरी, जिसको हम यदि नाम दे दें S, तो ये W1 और S क्या है, एक्सपोर्ट है क्लोथ का। किसके द्वारा, ब्राजील के द्वारा। और ये SB1 क्या है, इंपोर्ट है कितना, वाइन का, ठीक है। SB1 वाइन का इंपोर्ट है किसके द्वारा, ब्राजील के द्वारा, ठीक है। तो ये इस तरह से उसे W1 के बराबर लाभ हो जा रहा है, एडवांटेज हो रहा है, ठीक है। एडवांटेज हो रहा है W1 के बराबर वाइन के रूप में एडवांटेज मिल जा रहा है उसको, जो कि पहले केवल इतना ही उत्पादन होता था सेम क्लोथ के रखते हुए। अब उसका वाइन का जो मात्रा है देश में वो बढ़ जा रही है, CW1 हो जा रहा है, जिसमें एक्स्ट्रा W1 है। ये इसका एडवांटेज हो गया। तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा हो रहा है। अब आते हैं यूएसए। चूंकि यूएसए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये ब्लू वाली लाइन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो ट्रेड से पहले कितना उत्पादन कर रहा है, तो ट्रेड से पहले वो इतना उत्पादन कर रहा है वाइन का। इसको हम D नाम दे रहे हैं और इसको हम T नाम दे रहे हैं। तो DT कितना उत्पादन कर रहा है, बिफोर ट्रेड कितना उत्पादन कर रहा है वाइन का, तो OD और क्लोथ का DT, वाइन और क्लोथ DT उत्पादन कर रहा है। अब यदि हम इंटरनेशनल ट्रेड को शामिल कर लें तो वो किसमें स्पेशलाइज कर देगा,
वाइन में स्पेशलाइज कर देगा और मैक्सिमम कितना उत्पादन करेगा वाइन का मैक्सिमम उत्पादन OU करेगा, ठीक है ना, और क्लोथ का 0 हो जाएगा। OU उत्पादन करके अब चूंकि उसकी घरेलू मांग OD है, वाइन की OD है, तो एक्स्ट्रा जो UD है वो क्या करेगा, इसका एक्सपोर्ट कर देगा वाइन का इतना, और उसे कितना इसके बदले इंपोर्ट कितना मिलेगा, इतना वाइन भेजने के एक्सपोर्ट करने के बदले इसको क्लोथ का कितना इंपोर्ट कर पाएगा। तो हम इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड ये है, इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज लाइन UB1 है, तो इस लाइन पे आ जाएंगे तो ये हमें बता देगा, ये मान लेते हैं T1 है, तो DT1 क्लोथ मिल जाएगा, DT1 क्लोथ मिल जाएगा और OD वाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब TT1 के बराबर उसे ज्यादा क्लोथ मिल गया, तो इसका कितना हुआ, DT1 क्या हो जाएगा, यानी कि ये हिस्सा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा किसका, क्लोथ का, ठीक है, करेक्ट। इसी चीज को इधर से हम समझना चाहें बाहर जाके तो यहाँ से भी वही चीज समझ में आ जाएगी। ये इसका नाम हम रख दे रहे हैं N, कोई सा भी नाम, तो ये हिस्सा क्या है, NT1 क्या है, एक्सपोर्ट है, ये और ये बराबर है, UD और NT1 बराबर है, केवल समझाने के लिए हम इधर खींच दिए हैं, एक्सपोर्ट है वाइन का, और ये हिस्सा इस हिस्से के DT1 हिस्से के बराबर है, ये क्या है, इंपोर्ट है क्लोथ का, ठीक है। तो बिफोर ट्रेड क्या था, OD और DT, आफ्टर ट्रेड OB वाइन का और DT1, यानी कि एडवांटेज कितना हुआ, TT1 वाइन का एडवांटेज हो गया उसको, यानी कि ट्रेड करने पे उसे TT1 के बराबर अधिक वाइन मिल जा रहा है, और इस प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड करने पे उसे फायदा हो रहा है, कंपैरेटिव डिफरेंस है। तो देश को उसका उत्पादन करना है जिसमें उसे ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, और दूसरे देश को उसका उत्पादन करना है जिसमें उसे कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज कम हो रहा है, तो इस प्रकार से वो उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, उसको हम देख लेते हैं। मान्यताएं ही आलोचनाएं हो जाती हैं, ये 5 मान्यताएं थी, यहाँ पे आलोचना हो जाएंगी, क्योंकि समरूप श्रम होमोजेनियस लेबर नहीं होता है, होमोजेनियस लेबर नहीं पाया जाता है, कोई श्रम किसी वस्तु के उत्पादन में इफिशिएंट होता है, कोई श्रम किसी वस्तु के उत्पादन में इफिशिएंट होता है। दूसरी ओर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्रमशः घटता भी है, तो इसलिए एक श्रम बराबर एक ही मात्रा में उत्पादन करेगा, ये मान्यता गलत है। दूसरा होमोजेनियस कमोडिटी समरूप वस्तु, एक तरह की वस्तु की सभी इकाइयां एक तरह से मान लेना भी सही नहीं है, और क्योंकि वस्तुएं बदलती रहती हैं उपभोक्ताओं के टेस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है उत्पत्ति समता नियम, कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू स्केल, कहता है कि एक ही लागत पे प्रत्येक इकाई का उत्पादन होगा, तो ऐसा नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है, हमने देखा है वास्तविक उत्पादन में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता रहता है, और ये इंक्रीजिंग कॉस्ट को दिखाता है हमेशा, इंक्रीजिंग कॉस्ट, यानी कि लागत बढ़ता नियम लागू होता है, यानी कि उत्पत्ति ह्रास नियम हर जगह हर उत्पादन में लागू होता है, तो ये व्यवहारिक जीवन में नहीं पाया जाता है। श्रम पूर्ण गतिशील है, देश के अंदर कहीं भी श्रम पूर्ण गतिशील नहीं होता है, क्योंकि कई बार श्रम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में तमाम बाधाएं होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है, या वो घर छोड़ के जाना नहीं चाहता है, और दूसरी तरफ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भी पूर्ण गतिशील नहीं होता है, किसी वस्तु को बनाने में हो सकता है ज्यादा वो एफिशिएंट है, कुशल हो, किसी वस्तु को बनाने में कम कुशल हो, तो ये मान्यता भी गलत है कि परफेक्ट मोबिलिटी इनसाइड कंट्री है। दूसरा है, नेक्स्ट है परिवहन लागत शून्य है, परिवहन लागत शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हर वस्तु के उत्पादन करने और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परिवहन लागत झेलना पड़ता है, ढुलाई लागत जिसे कहते हैं, और उसमें चूंकि डीजल पेट्रोल की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती हैं, परिवहन लागत भी कॉस्ट भी बढ़ने लगता है, तो परिवहन लागत शून्य नहीं होता है, यह मान्यता गलत है। ये कुछ आलोचनाएं की गई। आई होप कि ये थ्योरी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी रिकार्डो की आपको समझ में आया होगा, और इसको ध्यान से देखिए, यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से देखना होगा, और ये थोड़ा टेक्निकल है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, कई बार देखेंगे तो ये निश्चित रूप से कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी रिकार्डो की समझ में आ जाएगा। ये समझ लेंगे तो फिर आगे और थ्योरी है उसको समझना आसान हो जाएगा। तो ये 2 थ्योरी एडम स्मिथ का और रिकार्डो का, एडम स्मिथ और रिकार्डो, ये 2 बहुत ही रिकार्डो, ये 2 थ्योरी रिकार्डो का इंटरनेशनल ट्रेड का निश्चित रूप से समझ में आ जाना चाहिए, तभी आगे के समझ में आएंगे। तो आप जरूर देखिए, और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।